आज के क्लास में हम लोग को जैव अणु के बारे में पढ़ना है, जो चैप्टर 6 के अंतर्गत आ रहा है, पार्ट 3 का केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक का बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक का ये चैप्टर 6 है। जैव अणु का मतलब जैव का मतलब होता है जीव। जीवों में जो अणु पाया जाता है उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। जीवों में जो अणु पाया जाता है उसी के बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, चैप्टर का नाम लिख लेना है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जैव रसायन का एक डिफिनेशन लिखेंगे। जैव रसायन ये किस बताता है, हेडिंग डालना है जैव रसायन। जो भी रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों के बारे में, उसके संगठन के बारे में, कौन कौन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है कोई भी जीव तथा रासायनिक उसके गुण क्या क्या है, जब उसके अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव रसायन के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग जैव रसायन के नाम से जानते हैं। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। कुछ पॉइंट डॉट कर करके लिखते चलना है। जो जीव होते हैं ना, तो जीवों के हम लोग सबको पता है कि जीवों का सबसे छोटा जो इकाई होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है। तो कोशिका में हम लोग को कौन कौन सा तत्व, अभी हम लोग जानते हैं कि 118 तत्व पाया जाता है टोटल। दुनिया में कितना भी तत्व हम लोग जानते हैं, 118 तत्व जानते हैं। इसमें से जो ज़्यादा मात्रा में जीवों के कोशिका में जो पाया जाता है वो तत्व कौन कौन सा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, इसको भी डॉट करके लिख लेना है। जीव कोशिका में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की बनी होती है। जो कोशिका होता है, तो कोशिका में जो तत्व होता है, कौन कौन तत्व मिला हुआ रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। बस ये एक पॉइंट लिख लेना है डॉट करके। इस बात को भी हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर कोशिका का बात करते हैं, जीवों का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका में लगभग 70% जो होता है जल होता है, बाकी जो 30% होता है वो कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक के बारे में भी हम डिस्कशन पहले किए हुए हैं। कार्बनिक यौगिक जो जीवों में पाया जाता है, जो निर्जीव में होता है, वो निर्जीव जो होता है उसमें अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है। अब देखो जो ये अणु होता है कोई किसी भी जीव के अंदर, तो कुछ छोटा होता है कुछ बड़ा होता है। कुछ क्या होता है, छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है। तो कुछ सूक्ष्म अणु होते हैं, कुछ बृहद अणु होते हैं, कुछ बड़े अणु होते हैं, कुछ छोटे अणु होते हैं। हम लोग यहाँ पर छोटे अणु को चर्चा करने वाले नहीं है, जो बृहद अणु होते हैं उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बृहद अणु के रूप में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, बृहद अणु के रूप में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, इसलिए दोनों पॉइंट लिख लेना है कि थोड़ा सा ध्यान में रहे। सूक्ष्म अणु का बात करते हैं तो उसमें कार्बन का जो परमाणु की संख्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या कितना, 30 से अधिक नहीं होता, मतलब 30 से कम ही देखने को मिलता है। ये पूरा लिख लेना है। बृहद अणु का बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन आता है। इसको हम लोग बहुलक प्रकृति के भी कहते हैं। बहुलक मतलब होता है एक साथ बहुत सारा जितने जिस चीज़ें आपस में जुड़ता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। ये एक चैप्टर भी हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो अगर बात करेंगे तो बृहद अणु के रूप में हम लोग क्या चीज़ देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग बायोलॉजी में भी चर्चा कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये बड़ा बड़ा अणु पाया जाता है जीवों के अंदर। देखो किसी भी जीव के अंदर कौन कौन सा तत्व, कौन कौन सा अणु पाया जाता है, जो बड़ा बड़ा अणु होता है, इसको भी डॉट करके लिखना है। जैविक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त अणु, क्या कौन कौन सा अणु पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। तो ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बड़ा बड़ा अणु, और अमीनो अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, जो कि हम लोग सबके बारे में चर्चा एक एक करके करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे जीवों में होता है उसके बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो बेसिकली होता है ना, वो किससे होता है, पेड़ पौधों से होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है, पेड़ पौधा से होता है। वही लोग खाकर अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लाते हैं बोल सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कहाँ से मिलता है, सबसे पहला ये बात उठता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो उदाहरण होता है, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिख लेना है कहाँ से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहले हेडिंग डालना है। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण अगर बात करते हैं तो ये मीठे फल, जितना भी मीठा फल होता है उससे हम लोग प्राप्त होता है, गन्ना से, चुकंदर से, शहद से, में ये सब में क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट।
तो ये तीन रूपों में हम लोग को देखने को मिलता है। और भी रूप होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ये सब में पाया जाता है। कभी मीठा फल हो गया, गन्ना हो गया, शहद हो गया, तो ये सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बेसिकली सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लूकोज के रूप में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगला डॉट करके लिख लेना है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। जो कैसे बनता है ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया करा जाता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल साथ होना चाहिए, तब क्या होता है, तब ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यहाँ पर साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, और वही ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण का प्रक्रिया दिया है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से जानते हैं, यहाँ पर डॉट करके भी लिख लेना है। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड के नाम से भी जानते हैं, सैकराइड के नाम से भी जानते थे, इसको भी डॉट करके लिख लेना है। अब अगला हेडिंग डालना है। अगला हेडिंग क्या डालना है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हेडिंग डालना है, कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, ये अपने से हेडिंग डालना है सभी को। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः तीन भागों में कौन कौन सा भाग बांटा गया था, मोनोसेक्राइड होता है। दूसरा हम लोग देखो इसमें थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के रूप से हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन तरीका से जानते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान में रखेंगे तो अब देखो, जो ये डाइसेक्राइड है ना, उसको अलग भागों में बांट दिया गया है। डाइसेक्राइड मतलब इसको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मोनोसेक्राइड का बात करते हैं, तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट आप लोग हेडिंग डाल चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहले तीन भाग में कौन कौन सा है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिख लेना है सभी को। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, तो पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में बेसिकली होता क्या है, तो इसमें कार्बन की संख्या कम देखने को मिलता है। दूसरा होता है, इसको पॉली भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड के भी नाम से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पॉलीसेक्राइड इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको हम ओलिगोसेक्राइड के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं ओलिगोसेक्राइड। तीसरा हम लोग बोलेंगे, तीसरा को हम लोग पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड का बात करेंगे तो मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा आ जाता है, तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड में सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का बात करते हैं। ग्लूकोज का बात करते हैं, ग्लूकोज हम लोग कहते हैं। दूसरा है फ्रक्टोज। तीसरा है गैलेक्टोज, भी इसी में आता है, गैलेक्टोज। इसमें से हम लोग कुछ चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। और गैलेक्टोज, तो ये सब क्या है, तो ये सब मोनोसेक्राइड में आता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
गैलेक्टोज। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, ओलिगोसेक्राइड। एलिगोसेक्राइड को पहले डिवाइड किया गया है, ओलिगोसेक्राइड को डिवाइड किया गया है एक नंबर में हम इसमें आता है डाइसेक्राइड। क्या आता है, डाइसेक्राइड। ये पूछ देता है, इसलिए इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना, बहुत ज़्यादा नंबर आने वाला है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो। हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं पहला। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल लिख देते हैं। डाइसेक्राइड में कौन आ जाता है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में कौन आता है, तो डाइसेक्राइड का यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। सुक्रोज जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है। इसको डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं, दो मोनोसेक्राइड्स को मिलकर बनता है। ये क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड को मिल के बनता है, इसीलिए सुक्रोज को हम लोग डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं। और दूसरा है ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड, जो ट्राइसेक्राइड होता है इसका एग्जाम्पल है रेफिनॉल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं रेफिनॉल्स। ये तीन गो मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, तीन मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है रेफिनॉल, इसीलिए इसको हम ट्राइसेक्राइड कहते हैं। पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है स्टार्च। ये एक से ज़्यादा ग्लूकोज से मिलकर बनता है, स्टार्च का निर्माण होता है, एक से ज़्यादा ग्लूकोज से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो ये इसमें कार्बन की संख्या बहुत कम होता है, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होता है, इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होता है बोल सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा ग्लूकोज के मिलके बनता है। डाइसेक्राइड भी बनता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताते थे कि डाइसेक्राइड सुक्रोज का एग्जाम्पल दे रहे थे। सुक्रोज कैसे बनता है, सुक्रोज का जल अपघटन कराकर। अगर डाइसेक्राइड का हम लोग बात करते हैं, मोनोसेक्राइड का तो एग्जाम्पल बहुत सारा हो गया। ये कैसे बनता है उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, ये सब भी आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार से सबका निर्माण होता है। तो इसको हम लोग इतना तक रहने देते हैं, इसमें आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले मोनोसेक्राइड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मोनोसेक्राइड में कौन आ गया, ग्लूकोज। तो अब हेडिंग डालना है, हेडिंग का मतलब होना चाहिए कि हेडिंग अच्छा से, ठीक। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो मोनोसेक्राइड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। मोनोसेक्राइड में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज हम लोग कहते हैं, तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है, तो मीठे फलों से। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लिख सकते हैं ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होता है, तो मीठे फलों से। शहद से भी प्राप्त होता है, ठीक। तो ग्लूकोज लिख सकते हैं, ग्लूकोज प्राकृतिक में मीठे फलों से प्राप्त होता है। मीठे फलों से फलों में पाया जाता है, इसको लिख लेना, ग्लूकोज मीठे फलों में पाया जाता है। सबसे पहले ग्लूकोज बनता कैसे है, तो इसके पहले भी वहाँ पे हम बता दिए ग्लूकोज कैसे बनता है। ग्लूकोज जो होता है सुक्रोज से बनता है। किससे बनता है, ग्लूकोज जो होता है वो सुक्रोज से बनता है। तो ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज से होता है। तो पहले लिखना है ग्लूकोज बनाने की विधि, ग्लूकोज बनाने की विधि, ग्लूकोज बनाने की विधि। तो ग्लूकोज बेसिकली किससे बनता है, सुक्रोज से बनता है। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2L C2L H22 O11। इसको हम लोग कहते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं, ये टूटता है किसके उपस्थिति में, तो तनु HCl की उपस्थिति में। तनु HCl की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराते हैं, इससे दो पदार्थों का निर्माण होता है। एक होता है सुक्रोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। एक तो सुक्रोज का निर्माण होगा
C6H12 इसका स्ट्रक्चर पहले से सभी को जानते हैं, O6। एक और चीज बनेगा जिसका स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, सूत्र समान होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। ये सूत्र समान होगा, दो चीज बनता है, ये बनता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का निर्माण होता है, एक तरफ बनता है फ्रेक्टोज का निर्माण होता है, दूसरी तरफ फ्रेक्टोज का निर्माण होता है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, सूत्र समान होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ग्लूकोज का निर्माण और चीजें से भी होता है, ये तो हो गया सुक्रोज से, ये स्टार्च से भी ग्लूकोज का निर्माण होता है। स्टार्च का भी विघटन कराकर हम लोग ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो एक और तरीका होता है ग्लूकोज बनाने का, ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका है किससे, स्टार्च से, ये सुक्रोज से बना, स्टार्च से भी क्या होता है ग्लूकोज बनता है। C6H10O5, इसका कितना अणु, N अणु है, इसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, इसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो स्टार्च का भी जल अपघटन कराया जाता है, लेकिन कितना अणु के साथ, जल का N अणु के साथ। और यहाँ पर भी अम्लीय विलयन लेते हैं HCl, और यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया जाता है 393 केल्विन। अब प्रेशर का बात करेंगे 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये सब के सब स्टार्च ग्लूकोज में टूट जाता है, तो यहाँ से N ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6, इस प्रकार से N ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक तरह से ये N ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो ये दो तरीका होता है ग्लूकोज का निर्माण करने का, ग्लूकोज बोलिए ग्लूकोज बोले, ठीक। तो दो तरीका हुआ ग्लूकोज का। अब इसका स्ट्रक्चर का बात करेंगे हम लोग, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगला हेडिंग डालना है ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर तो अभी हम लोग देख लिए, बस सूत्र तो देख ही लिए, सूत्र क्या होता है। फिर भी अगर सूत्र का बात करेंगे ग्लूकोज का, सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर में भी देखे C6H12O6, ये सूत्र होता है ग्लूकोज का। अच्छा, ग्लूकोज से N हेक्सेन का भी निर्माण होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ग्लूकोज से N हेक्सेन का निर्माण होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जब इसको क्या करते हैं, तो एक और चीज ध्यान में रख सकते हैं, C6H12O6 को अगर HI के साथ क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, इसको अगर HI के साथ हीट करते हैं तो हेक्सेन का निर्माण हो जाता है। N हेक्सेन मतलब सीधा चेन ऐसे बनता है, इसी को हम लोग N हेक्सेन भी बोलते हैं या हेक्सेन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये N हेक्सेन का निर्माण होता है, ये N हेक्सेन का निर्माण हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग इसलिए कि स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करना है। तो अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसको हम त्रिविमीय स्ट्रक्चर देखने वाले, इसलिए त्रिविमीय स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंस है। लिखेंगे हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज का त्रिविम व्यवस्था या स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डी ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका त्रिविमीय स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्रियात्मक समूह दिखने को मिलेगा, CHO एल्डिहाइड वाला, OH, CH, इधर OH, इधर H, COH, H, COH, H, नीचे में रहेगा CH2OH।
कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। देख सकते हैं कि ये अब ये वाला कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये वाला कार्बन है, इस पे एक कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़ा हुआ है। जब एक कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़ा था तो उसको हम लोग असममित कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असममित कार्बन कहते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं, ये वाला कार्बन चाहिए, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सब ये असममित कार्बन है। असममित कार्बन को हम लोग स्टार से दिखाते हैं। असममित कार्बन को हम लोग स्टार से दिखाते हैं। इस वाले कार्बन को असममित नहीं कहेंगे, इसलिए कि इस पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है जो समान ग्रुप हो जाएगा तो असममित नहीं कहलाएगा। ठीक। और ये वाला कार्बन का तो बात ही नहीं करें, इसलिए 4 गो ग्रुप इस पर हो ही नहीं रहा है, इसलिए कार्बन का ये डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा रहता है, इसका हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये 4 कार्बन जो होता है ये असममित कार्बन होता है। इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं, जो कि स्टार से दिखाया जाता है, जो असममित कार्बन को दिखाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस त्रिविमीय स्ट्रक्चर को द्विग्लूकोज के नाम से जानते हैं। त्रिविमीय स्ट्रक्चर इसलिए बोला जा रहा है, कभी भी आप इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। सबसे पहले ये 4 कार्बन दिखा दे। सबसे पहले ये क्या कर, जो असममित 4 कार्बन बनाने का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले ये 4 कार्बन दिखा दे। अभी जो 4 कार्बन दिखाए हैं, इधर ध्यान में रखना है कि एक पहला वाला पे OH है, उसके बाद H, फिर 2 गो पे OH। तो इस तरह से ध्यान में रखना है, पहला वाला पे H, OH, फिर H और फिर यहाँ पर OH। इसके अपोजिट डायरेक्शन में H होगा, जहाँ पर OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर H होगा। और इससे ऊपर में CHO जोड़ देना है और नीचे में क्या जोड़ देना है? तो नीचे में CH2OH जोड़ देना है। तो यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन की संख्या गिन सकते हैं 6 गो होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा? 12 गो होगा, और ऑक्सीजन की संख्या 6 गो होगा। आप लोग गिनती कर सकते हैं। इसी को हम लोग डी ग्लूकोज के नाम से जानते थे। ये लिखने का तरीका बताया, ठीक, ऐसे ही बनाना है। अब आगे चर्चा करेंगे, ग्लूकोज का चक्रीय संरचना भी बनाया जाता है। ग्लूकोज का चक्रीय संरचना कैसे बनता है उसको हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। अगला लिखना है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। चक्रीय मतलब साइकिल। इंग्लिश में लिखना चाहते लिख सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें 2 प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ग्लूकोज का। 2 प्रकार के साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ग्लूकोज का, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एक को बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक को बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। ये दोनों का निर्माण हम एक साथ दिखाना चाहेंगे। इसमें पूरा नीचे में आएगा नहीं, छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रक्चर को नीचे यहाँ पर दिखाते हैं। हेडिंग आप लोग डाल चुके होंगे, अब यहाँ पे दिखाते हैं। पहले ग्लूकोज बनाने का तरीका अभी क्या बताए थे। तो पहले यहाँ पर ग्लूकोज बनाने का क्या बोले थे कि 4 कार्बन, जो असममित 4 कार्बन है उसको दिखा लेना है। असममित 4 कार्बन को सबसे पहले दिखाना है। असममित 4 कार्बन में बोले थे कि इधर पहले पहला में OH होगा, फिर H होगा और फिर इसके बाद दोनों के ऊपर OH होगा। ये चीज़ें अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे। और इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? OH है तो H लगा देना है, H है तो OH लगा देना है, OH है तो H लगा देना है, यहाँ पर भी H लगा देना है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहता है तो इसको पूरा अब दिखाते हैं। C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये CHO को ग्रुप से दिखाते हैं। इसको पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, CH2OH बोल सकते हैं। कार्बन का नंबरिंग अगर करना है, इसमें नंबरिंग करके पहले हम दिखा देते हैं। जहाँ पे एल्डिहाइड समूह, क्रियात्मक समूह जुड़ा तो वहीं से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का बात करते थे, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये कार्बन का नंबरिंग हम करती है।
अब देखो ये अभिक्रिया होता कैसे है, ये साइक्लिक कैसे बनता है उसको थोड़ा सा समझना है। साइक्लिक बनाने के लिए ये कैसे बनता है उसी को, उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझना है, नहीं तो गलत होने का चांसेस बन जाएगा। होता क्या है, जो यहाँ पर OH समूह है, यही OH समूह जो होता है, ये पांचवा कार्बन का OH समूह, ये जो पांचवा कार्बन का OH समूह है, ये जाता है किसके ऊपर, तो इसकी ये जाता है इस एक नंबर जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर जाता है, और इसका डबल बॉन्ड यहाँ से क्या करता है, ब्रेक करता है, और यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन निकलेगा वही कहाँ पे चला जाएगा, इस O के पास चला जाता है, इस O के पास चला जाता है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो देखो जैसे अभी ये O जो होगा, ये वाला O इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये वाला O क्या होगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर O के पास चला जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जब O के पास जाएगा तो यहाँ पर OH बन जाएगा और यहाँ पर H बन जाएगा। तो इसका दो प्रकार से त्रिविमीय स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पर ये OH समूह बन जाएगा और यहाँ पे H बन जाएगा, तो हो सकता है हम OH को इस तरफ दिखाए और H को इधर दिखाए। तो जब OH को इस तरफ दिखाएंगे और H को इधर दिखाएंगे तो वैसा त्रिविमीय स्ट्रक्चर को अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये वाला OH को हम इधर दिखाएंगे और H वाला को इधर दिखाएंगे तो वो बन जाता है बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है, बीटा डी ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब इसको हम दोनों को दिखाते, इधर वाला में बीटा को दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पे, अब यहाँ पर 5 कार्बन लाइन से दिखा दो। अब क्या क्या दिखाना है चक्रीय में, 5 कार्बन लाइन से दिखाना है। 5 हो गया, पांचवा के बाद ये वाला छठा वाला जो है जैसे वैसे लिख देना, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब ये पांचवा वाला का भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर चौथा वाला में OH समूह है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ठीक है, और इधर क्या है, H है, इधर OH है, इधर H है। अब इसमें देखेंगे तो ये इसका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, तो कहीं पर यहाँ पर बीच में दिखा देते हैं। यही ऑक्सीजन किसके साथ अब जुड़ने वाला है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ने वाला है, इस वाले कार्बन 1 के साथ जुड़ने वाला है। इसको थोड़ा सा दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको ऊपर से लाते हैं, इसको हम ऊपर से ला लेते हैं ऐसे, ये आकर इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी पता है इस वाले का, अब ये वाला जो कार्बन 1 नंबर कार्बन है, इससे एक OH समूह जुड़ेगा। इधर वाला में हम OH को क्या करते हैं, इधर वाला में इस वाले जो OH बनेगा इस तरफ जोड़ देते हैं, और ये वाला जो H दिख रहा है उसको इधर कर देते हैं, ये वाला H को इधर कर देते हैं। तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 3 4, और इस वाले कार्बन पे क्या बचा हुआ है, इस वाले कार्बन पे इधर एक हाइड्रोजन था तो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये चक्रीय, ये साइकिल का रूप ले लिया, तो इसलिए उसको चक्रीय स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब हम OH को इधर जोड़े हैं और H को इधर लिखे, ये वाला H को हम इधर लिखे हैं और ये वाला जो OH बना उसको इधर लिखे है, तो इसको हम लोग अलग नाम देते हैं। ये तो पहले क्या है, तो ये है हम लोग बीट, इसको हम लोग डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या था, ये डी ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज था। और जो अब यहाँ पे बना, इसको बोलते हैं बीटा, इसको क्या कहते हैं, बीटा डी प्लस बोलते हैं। बीटा यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी ब्रैकेट देके प्लस लिखते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और जब OH को इधर इंटरचेंज करेंगे एकदम सेम ही रहेगा। 5 कार्बन दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5, नीचे में छठा CH2OH रहेगा, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे वैसे रहेगा सब, खाली ऊपर वाला में अंतर आएगा जहाँ पे ऑक्सीजन जाकर जुड़ा हुआ है। इस सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब OH इधर दिखाना है, H को इधर दिखाना है। जब OH इधर और H इधर, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन कौन से, तो लास्ट वाले पहला वाला कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा। बस एक ही अंतर दिख रहा है, जिसके कारण इसका नाम चेंज होता है, और नाम में इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्फा डी
प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसको बोलते हैं। तो इस तरह से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ये चक्रीय बनता है तो चक्रीय में दो प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है? अब इसका क्या होता है कि एक हम लोग इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर दिखाते हैं। हॉवर्थ स्ट्रक्चर में उसको दिखाने का एक तरीका होता है, वही हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले का हॉवर्थ स्ट्रक्चर हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं। अगला डॉटे करके सबको दिखा देना है। ये ग्लूकोज के बारे में पूरा हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हॉवर्थ इसको बोलते हैं, हॉवर्थ ने लिख ली जाता है पूरा। हॉवर्थ ने इन दोनों एनोमेरिक, इसको एनोमेरिक के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग एनोमेरिक के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों एनोमेरिक रूपों अल्फा एवं बीटा के लिए पैरानोस संरचना दिया। पैरानोस का संरचना दिया गया। अब पैरानोस का संरचना किसके जैसा होता है, तो पैरान के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, पैरान के जैसा। उसी को देखते हुए उसका स्ट्रक्चर पैरानोस जैसा दिया गया। इसको हम लोग पैरान को देखते हुए दिया गया था। आगे इसमें और ऐड करना चाहते तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यह संरचना पैरान रिंग जैसा होता है। पैरान रिंग जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पैरानोस। अब ये ग्लूकोज को हम लोग स्ट्रक्चर देने वाले हैं पैरानोस का। मतलब पैरानोस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, तो भी दिखा सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 6 कार्बन 6 बोल सकते तत्वों से मिलकर ये रिंग बना हुआ है। तो हम लोग पैरान के नाम से जानते हैं। सॉरी, इसको हम लोग पैरान बोलते हैं। तो पैरान रिंग जैसा स्ट्रक्चर, ये दोनों को जो रिंग बना हुआ है ना, दोनों को इसी प्रकार का स्ट्रक्चर देना है। ये दो रिंग जो बना, एक अल्फा एक बीटा, दोनों को इसी प्रकार का स्ट्रक्चर देना है। तो देखो रिंग यहाँ पे जा सकते हैं। सबसे पहले गिन सकते हैं रिंग में कितना आएगा, रिंग में कितना तत्व आएगा। तो पहले तो कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 को, टोटल इसमें 5 कार्बन आ रहा है, एक ऑक्सीजन आएगा। तो 6 को हो गया ना, तो उसी के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पैरान के जैसा ही स्ट्रक्चर होगा ना। तो 6 आ रहा है रिंग में, तो इसमें भी 6 ही दिखाना है। अब इसको 6 को दिखाने का तरीका इसमें समझना है। अब देखो कैसे दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पहला कार्बन मान लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रख देते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्बन होगा, यहाँ से मोड़ेंगे ये दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ से मोड़ेंगे ये तीसरा हो गया, फिर यहाँ से मोड़ेंगे ये चौथा हो गया, फिर यहाँ से मोड़ेंगे ये 5वां हो गया, और ये 6ठा नंबर पे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। ये कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, 5 कार्बन टोटल रिंग में आ रहा है ना, रिंग में 5 ही कार्बन आ रहा है, 6ठा नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं, अब एक पर यहाँ पर एक पर क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो एक पर यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा वाला में, तो एक पर एक OH और एक H जुड़ा हुआ है, एक OH और एक H जुड़ा हुआ है।
बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होके ध्यान देके अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर लिखने में कोई दिक्कतें नहीं आएगा, स्ट्रक्चर को लिखने में कोई दिक्कतें नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो अल्फा वाला है, ठीक, अल्फा वाला जो है उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है जो इस तरफ वाला दिख रहा है ना, ये वाला 1 2 3 4 कार्बन वाला इधर वाला पार्ट जो दिख रहा है, इधर वाला जो पार्ट दिख रहा है 1 2 3 4, तो पहले तो OH है, फिर OH है, फिर H है, फिर OH है, ये 4 पर भी ध्यान देना है। पहले क्या है, पहले OH है, फिर OH है, फिर H है, फिर OH है। इस तरह से इसको सब में नीचे दिखाते देना है, चारों में। पहला वाला पे यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे दूसरा में भी OH है, फिर तीसरा में क्या है, तीसरा वाला पे यहाँ पे H है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, फिर चौथा में यहाँ पे क्या है, OH है। इतना पहले दिखा देना है। इसका अपोजिट में ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट में ऊपर में OH है तो इधर क्या है, H है, इधर क्या होगा, H होगा, तो ऊपर में H ऐसे दिखा देना है। इधर क्या होगा, OH होगा, इधर क्या होगा, H होगा। बस इतना कंप्लीट हो गया। पांचवें वाला पर चलते हैं। पांचवें वाले कार्बन पे एक कार्बन के साथ CH2OH जुड़ा हुआ है, इसको हमेशा ऊपर में दिखा देना है। CH2OH को ऊपर में दिखा देना है और H को, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें अल्फा में भी बीटा में भी सेम ही रहेगा। और बीटा वाला का भी बनाएंगे तो बीटा वाला में ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, कहाँ पे सिर्फ चेंज होता है बीटा वाला में, बस ध्यान यही देना है। सिर्फ पहला वाले कार्बन पे ही चेंज होगा, बाकी जैसे है वही वैसे ही रहेगा। बीटा वाला में भी सिर्फ पहला वाला पे चेंज होगा, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ पर तो ओ रहेगा ही, एक वाला को भी छोड़ देते हैं, बाकी जैसे वैसे बना देना है। बीटा वाला में भी जैसे है वैसे बना देना है। सिर्फ यहाँ पर पहला वाला में क्या होगा, ऊपर में OH हो जाएगा, नीचे में H हो जाएगा, तो ये बीटा वाला बन जाता है। अब इसका नाम क्या देते हैं, तो पहला वाला का नाम लिखते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तो लिखते हैं, ठीक है, ग्लूको लिखते हैं, ग्लूको इसमें ऐड कर देते हैं एक नाम पैरानोस, इसमें क्या ऐड कर देते हैं, पैरानोस। इसका बात करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं, सेम नाम हो जाएगा बीटा डी, फिर प्लस, फिर बीटा डी प्लस ग्लूको पैरानोस। ये 2 प्रकार के हार्वर्थ के द्वारा ये 2 स्ट्रक्चर दिया गया अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया। तो ये था ग्लूकोज के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके आगे जो है हम लोग को जो मोनोसेक्राइड ही पढ़ना है, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखने के बाद दूसरा एक आएगा, उसके बाद डाइसेक्राइड शुरू हो जाएगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो फ्रक्टोज के बनने के बाद डाइसेक्रोज में सुक्रोज आ जाएगा, फिर डाइसेक्रोज में और भी होता है, मोल्टोज भी होता है, लैक्टोज भी होता है। ये 3 को उसके बाद पॉलीसेक्राइड आ जाता है। पॉलीसेक्राइड में हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं, उसी के साथ ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो पढ़ना रहेगा प्रोटीन वगैरह के बारे में पढ़ना रहेगा। तो आगे बताया जाए कि छोड़ दिया जाए। 40 मिनट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पर हम छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं।